जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसी को हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे सोशल साइंस का पोर्शन। आप बोलते होंगे कि अभी कंटिन्यू सोशल साइंस का क्यों चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि एप्लीकेशन पे भी क्लास कुछ इसी तरह ही लिया गया है। इसी तरह इसलिए लिया गया है, बिट्टू झा सर क्लास जो है अभी नहीं ले रहे थे, मतलब जिस दौरान ये सेट चल रहा था, तो 2-3 दिन बिट्टू झा सर अब्सेंट थे और जिसकी वजह से साइंस का क्लास नहीं हुआ। फिर सोशल साइंस ही आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। आज के सेट में कुल 50 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि अन्य सेट में भी रहता है। 26 अप्रैल को यह सेट एप्लीकेशन पे करवाया गया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा इसमें। और देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का ये 5वां टेस्ट होगा, लेकिन सब मिला के ये 9वां टेस्ट है। 9वां टेस्ट इस मंथ का है। बाकी देखा जाए तो 35वां या 36वां टेस्ट हम करवा रहे हैं चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए। टेलीग्राम पे पीडीएफ पहले से दिया हुआ है, उसके बाद वीडियो दिया जाता है। पहले पीडीएफ दिया जाता है जिससे कि आप इसे सॉल्व कर दें खुद से, उसके बाद आपको वीडियो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किन पार्टियों ने नहीं किया था। इसमें कुछ बातें आपको जानने के लिए, मतलब जानना ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या जानना जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा। और ये 1944 तक चला था। एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता है कि कब तक चला था, लेकिन 1944 तक चला था ये पता है। बाकी आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिए। आगे बात करते हैं। और आपको पता होगा कि इसी दौरान जो है, इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इसी दौरान। मतलब 1939 से लेकर 45 तक चला था, जिसमें दो राष्ट्र के बीच में युद्ध चल रहा था। एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा जो है धोरी राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस ये सभी थे, और धुरी राष्ट्र में अन्य देश थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का। तो क्वेश्चन में है कि कौन समर्थन नहीं किए थे भारत छोड़ो आंदोलन का। तो इसमें जानना ज़रूरी है कि क्यों समर्थन नहीं किए थे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें क्या है कि क्यों समर्थन नहीं किए थे। कौन समर्थन नहीं किए थे ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन क्यों नहीं किए थे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, वही मैं बता रहा हूँ। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन है, ब्रिटेन है, यूएसए है और रूस है। ठीक है, तो इसमें जो कम्युनिस्ट विचारधारा का आगमन भारत में रूस से ही हुआ था। कम्युनिस्ट विचारधारा का आगमन भारत में रूस से हुआ था, जिसकी वजह से जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी थे वो जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको पता चल गया होगा कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी थे वो तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का। दूसरा आ गया हिंदू महासभा। हिंदू महासभा तो एक तरह से कहिए या फिर यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। आपको पता होगा कि कोई भी पार्टी सत्ता में हो, जैसे उस समय माना जाए तो कांग्रेस का ही वर्चस्व था, तो कोई भी पार्टी रहती है तो उसके विरुद्ध में आप अच्छा काम कीजिए या खराब काम कीजिए, आपके विरुद्ध में जो है, यानी उस पार्टी के विरुद्ध में जो भी पार्टी होगी वो विरुद्ध ही रहेगी। तो वही बात था, इसलिए यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब भी इसके विरुद्ध था और हिंदू महासभा भी इसके विरुद्ध था। तो ये तीनों के तीनों जो है इसके विरुद्ध थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था किसके द्वारा। आलेख जो है वो बनाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, पूछा नहीं जाए, पूछा गया है बिहार एसआई के एग्जाम में कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के प्रस्तावक कौन थे। यानी प्रस्ताव के प्रस्तावक का मतलब ये है कि कांग्रेस के समक्ष किसने पेश किया था ये भारत छोड़ो प्रस्ताव को, तो वो पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर महात्मा गांधी होगा, लेकिन प्रस्ताव को पेश कौन किए थे, यानी प्रस्तावक कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इस तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने बताया, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन, मतलब उस समय कौन वायसराय थे ये पूछा जा रहा है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1814 से 1816 के बीच में। ठीक है, और ये जो हुआ था नेपाल के राजा अमर सिंह थापा। नेपाल के राजा कौन थे, अमर सिंह थापा और अंग्रेज, इन दोनों के बीच में हुआ था। और ये आंग्ल नेपाल युद्ध का जो समाप्ति हुआ था वो समाप्ति हुआ था सुगौली की संधि के तहत। किसके तहत, सुगौली की
संधि के तहत। और आपको इससे पता चल गया होगा 1814 से 1816 के बीच कौन वायसराय थे, इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स, क्योंकि 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स ही वायसराय थे। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। तो सिविल मैरिज एक्ट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सिविल मैरिज एक्ट, इसके जो प्रस्तावक थे, इसके प्रस्तावक थे आचार्य केशव चंद्र सेन। कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। जब ये सिविल मैरिज एक्ट लागू हुआ 1872 में, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसे भी याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या किया गया सिविल मैरिज एक्ट के तहत कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया। और इस सिविल मैरिज एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। अंतरजातीय विवाह मतलब आप समझ सकते हैं, एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोग से शादी कर सकते हैं, इसे बढ़ावा दिया गया। और बहुपत्नी विवाह का अंत किया गया। बहुपत्नी विवाह का अंत किया गया मतलब एक व्यक्ति जो है वो अन्य मतलब 2-3 पत्नियां नहीं रह सकते, उससे पहले जो है रखते थे, बाकी अब नहीं रख सकते थे। ऐसा ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सिविल मैरिज एक्ट के प्रस्तावक कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन। और इस एक्ट के जो हैं मतलब सबसे प्रथम बार कौन विरुद्ध हुए थे, मतलब इस एक्ट का गलत फायदा कौन उठाए थे, मतलब गलत कौन किए थे इस एक्ट के विरुद्ध? तो वो भी थे आचार्य केशव चंद्र सेन ही, क्योंकि उनकी जो एक पुत्री थी जिसकी वो शादी 1878 में 12 वर्ष के उम्र में ही करवा दिए थे, लेकिन ये तो 14 वर्ष निर्धारित किया गया था, तो फर्स्ट टाइम यही जो है इसका उल्लंघन भी किए थे। नेक्स्ट, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया। चलिए इसके बारे में छोटा सा कहानी जानना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक प्रथा था गोद निषेध प्रथा। क्या था? गोद निषेध प्रथा, जो किसके द्वारा लागू किया गया था? ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से 1856 तक। ठीक है, तो गोद निषेध प्रथा जो लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, इसका कहना ये था कि कोई भी राजा है, कोई भी राजा है, उसका जो राज्य है, उस राज्य में वो जैसे कि उस समय में बहुत सारे राजा को अपना पुत्र नहीं होता था, बहुत सारे राजा को जो है वो अपना पुत्र नहीं होता था, तो वो किसी को गोद ले लेते थे। तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी एक एक्ट जारी कर दिया कि गोद निषेध प्रथा, एक प्रथा ला दिया जिसमें कि आप अन्य कोई भी व्यक्ति, आप राजा हैं तो अन्य कोई भी व्यक्ति को या फिर लड़के को आप गोद नहीं ले सकते हैं और गोद लेके उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकते हैं। तो इसका अर्थ ये था कि जो भी राजा का मतलब जो भी राजा हैं उनका अगर पुत्र नहीं है तो वो जब तक राजा हैं तब तक हैं, और उनकी मृत्यु के बाद जो स्थान है या फिर जो क्षेत्र है वो क्षेत्र अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। ठीक है, आंग्ल भारत के अधीन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है राज्य हड़प नीति का एक लक्ष्य था, उसके तहत ये किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर आगे जाके क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। फिर क्रांति के बाद 1858 में महारानी आई, महारानी सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ता लेने के बाद उस सत्ता में घोषणा की कि जो उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार था उसे मैं फिर से पुनः स्थापित करता हूँ, मतलब कि राजा जो है वो किसी को गोद लेके राजा बना सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपको समझ में आ गया होगा, 1858 का समाग्री की घोषणा में। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? तो वो राज्य आपको पता है कौन सा है? सिक्किम है। वह राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम जो है 1975 में भारत का एक अभिन्न अंग बना है, मतलब राज्य बना है। सिक्किम 1975 से पहले एक अलग देश था, एक अलग खुद का देश था। ठीक है, उसके बाद उस 1975 से पहले सिक्किम में जो है चोग्याल वंश का राज्य चलता था। किसका चलता था? चोग्याल वंश का राज्य चलता था। अभी वर्तमान में सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें, और आपको बता दें कि सिर्फ सिक्किम ही 3 देशों से नहीं, सिक्किम का ही सीमा 3 देशों से नहीं लगता है, बल्कि अन्य 2 राज्य और हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश और है। अन्य 2 राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ये 3 और एक सिक्किम हो गया, चारों जो 4 मतलब 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 3 देश से सीमा बनाती है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है इनमें से। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य जो है मालवा का पठार है। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना वसा जिला धनबाद क्यों है? तो सर्वाधिक घना वसा जिला धनबाद इसलिए है ना, क्योंकि वहाँ से जो है ना कोयला का सर्वाधिक मतलब निकालते हैं लोग, कोयला का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो जहाँ कोयला का उत्पादन होगा वहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होगी। फैक्ट्रियाँ इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि जो भी फैक्ट्री होती है उसमें विद्युत का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और विद्युत का ज़रूरत होता है उसमें कोयला की लागत होती है। तो जिसकी वजह से जो है वहाँ पे घना आबादी होगा ही, जहाँ फैक्ट्री होगा वहाँ घना आबादी होगा ही। मेरे हिसाब से तो यही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, वही आंसर होगा। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण। दंडकारण्य अवस्थित है, तो दंडकारण्य जो है ना वो अवस्थित है कहाँ, ये पूछा जा रहा है। देखिए दंडकारण्य एक क्षेत्र है, एक पहाड़ी टाइप का क्षेत्र है कह सकते हैं। ये जो है 5 राज्यों में है, 5 राज्यों में फैला हुआ है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं उसे आपको नोट करना अब बहुत ही ज़रूरी है, नोट कर लीजिएगा। 5 राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इस 5 राज्य में जो है दंडकारण्य क्षेत्र फैला हुआ है, और ये जो है ना टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इनमें से आंसर खुद ही ढूंढ सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश आ गया तो नहीं होगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा यही होगा आंसर। झारखंड आ गया नहीं होगा, यहाँ पे झारखंड आ गया नहीं होगा। ठीक है। भारत के संविधान में से क्या कथित है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या यह सही है? या जो है बिल्कुल किसी भी सदन का सदस्य नहीं। हाँ ये तो सही है। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है संसद राष्ट्रपति और दोनों सदन से मिलकर बनी है। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। और ये जो पॉइंट है ना, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये आपको अनुच्छेद 59 के 1 में मिल जाएगा। पढ़ लीजिएगा 59 का 1, उसमें वर्णित है इसके बारे में। नेक्स्ट, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए आप लोग को, जान लीजिए। संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूछा गया है। तो मैं पहले आंसर बता देता हूँ आपको, उसके बाद थोड़ा जानकारी दूंगा। इनमें से सभी होगा इसका आंसर। अब समझिए कैसे होगा। अनुच्छेद 93 जब आप देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 93, उसमें वर्णित है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का एक उपाध्यक्ष होगा। जब आप अनुच्छेद 89 यानी 89 देखिएगा तो उसमें वर्णित है राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 98 देखिएगा तो उसमें वर्णित है लोकसभा और राज्यसभा का महासचिव होगा। इनमें से सभी इसका आंसर होगा। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता अमान्य हो जाएगी? 14 दिन के अंदर देना होगा। नेक्स्ट, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे, जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन है भारतीय संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये तो सही है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यही गलत है। मंत्रिमंडल जो है सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये गलत है और इसमें सही नहीं यानी गलत ही पूछा गया था। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? देखिए इसमें सिर्फ कोई कौन कानूनी विधेयक की बात की गई है। कोई कानूनी विधेयक की बात की गई है तो ये जो है किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी पटल पर। लेकिन यहीं पे धन विधेयक की बात की जाती है तो वो सिर्फ लोकसभा में रखी जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से किसी भी संसद किसी भी एक पटल पर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। पाणिनि का एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है, और पुष्यमित्र शुंग से ये बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है पतंजलि। और नेक्स्ट है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, सही है। केवल 3 इसमें सही है।
वर्तमान में हिंदू धर्म का जो स्वरूप है उसे स्थापित, प्रचारित व प्रसारित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है शंकराचार्य को। यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल कहलाता है सिनेगॉग। और विश्व का सबसे बड़ा सिनेगॉग जो है वो है यरूशलेम में। कहाँ है? यरूशलेम में। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न में से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो गंगा नदी जो है जहाँ पे समाप्त होती है, मतलब पश्चिम बंगाल होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं पे जो है ये गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो रथ यात्रा महोत्सव जो है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? तो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर बहुत सारे बंदरगाह हैं जो आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तट के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिमी तट पे आप जब जाइएगा तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, महाराष्ट्र में मुंबई और नहावा सोवा 2 बंदरगाह हैं। जो मुख्य बंदरगाह हैं उसका बात कर रहे हैं हम लोग। फिर गोवा में मारवा गोवा बंदरगाह है। फिर कर्नाटक में मंगलुरु बंदरगाह है। और केरल में आ जाइए तो केरल के कोच्चि में, मतलब केरल में कोच्चि बंदरगाह है। अब पूर्वी तट पे देख लेते हैं। पूर्वी तट में जो है ये बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे कहिए तो एन्नोर बंदरगाह है। फिर तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह है। और एक साइड में आ जाइए तो अंडमान में जो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। इस अनुसार आंसर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो भारत के पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है। तो पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है? इसमें से कांडला जो कि पश्चिमी तट पर है। सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई? मार्च 2015 में। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है जनसंख्या से। टी माल्थस की जो पुस्तक है द माल्थुसियन थ्योरी, इसमें इन्होंने कहा है कि संसार की जो जनसंख्या है वो एक समय बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगी, एक समय में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगी। और इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि व्यक्ति जो है वो खाने के लिए अन्न जो नहीं उपजा पाएगा, और व्यक्ति अन्न के कारण उनकी मृत्यु होने लगेगी, और फिर अब भूख के कारण वो मरने लगेंगे, और इसी प्रकार फिर से जनसंख्या में कमी आ जाएगी। तो ये इनकी पुस्तक जो है द माल्थुसियन थ्योरी में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो अनुसूचित जनजाति है थारू जनजाति। नेक्स्ट, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? तो आपको पता ही होगा कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है वो भाषाई आधार पर राज्य की मांग की गई, जिसके लिए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, बाकी अन्य जो भी मंत्रालय में लोग थे वो सब तैयार नहीं थे। तो उनमें एक श्री राम पुटुलुलु करके कोई नेता थे साउथ के, जो आमरण अनशन पे बैठ गए, और कुल 58 दिन का आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद पूरा साउथ जो है वो जलने लगा, मतलब कि पूरा उथल पुथल मच गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा किया गया कि भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन किया जाएगा, और गठन किया गया आंध्र प्रदेश राज्य का। तो उस समय जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो उस समय उस राज्य की राजधानी थी कर्नूल। उस समय उस राज्य की राजधानी क्या थी? कर्नूल थी। फिर आगे जाके आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हो गई। लेकिन वर्तमान में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गया, जिसकी वजह से हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चला गया। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई, और वर्तमान में हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती है। वर्तमान में क्या है? अमरावती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? तो ओबीसी वर्ग को जो है 27% का आरक्षण दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के तहत ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षण संस्थाओं में
वैसे देखा जाए तो 1990 में ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन सिर्फ नौकरी में। लेकिन शिक्षण संस्थान में जो है वो 93वां संविधान संशोधन 2005 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र जो है वो न्याय का प्रतीक है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। तो इसके कुल 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के। उस 6 अंग में एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में 5 अस्थायी और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य में इनमें जर्मनी नहीं है, बाकी फ्रांस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, एक रूस। मतलब फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ये 5 सदस्य जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, जो कि अस्थायी सदस्य नहीं है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? तो वह कौन सा अपराध है? वह अपराध है आत्महत्या। क्या है? आत्महत्या। आपको पता होना चाहिए कि आत्महत्या की कोशिश जो है, जिसके लिए आपको सज़ा मिल सकती है आईपीसी की धारा 309 के तहत। लेकिन अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं और आप सफल हो जाते हैं उसमें, तो आपको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रहेंगे ही नहीं, तो आपको क्या सज़ा मिलेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोग की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस हुआ है? तो 21 जनवरी को जो है तीनों राज्य का स्थापना दिवस है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनमें से तीनों राज्य की जो है स्थापना की गई थी। और इसमें एक जानने वाली बात यह भी है कि जब ये तीनों राज्य की स्थापना की गई थी 21 जनवरी को, तो उस समय कुल मिलाकर भारत में 21 राज्य हो गए थे। कुल मिलाकर 21 राज्य हो गए थे। 23 जनवरी 2024 से लाल किले में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत पर्व की मेजबानी कौन सा मंत्रालय ने किया है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? तो ये मंत्रालय है आपका पर्यटन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मानसिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय मैराथन धावक मानसिंह जो है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट, हाल ही में युगांडा कंपाला में नेम यानी गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन का कौन सा वह संस्करण हुआ है? तो ये जो है 19वां संस्करण हुआ है और भारत की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए गए थे एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जापान स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर पहुंचने वाला कौन सा वह देश बन गया है? तो वो है 5वां देश। अन्य 4 देश कौन कौन सा है? कमेंट में बताइए। हाल ही में आयोजित इंडिया ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? ये पुरुष युगल का खिताब जीता है कॉगमिन हुक एवं सियो सांगजे। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में जॉय अवार्ड्स से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बनी है? तो वो है आलिया भट्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो वो कौन है बताइए? वो है डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने में पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहली प्रायोगिक परियोजना का जो उद्घाटन है वो किया गया है आपका पुणे में। ममनी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ममनी महोत्सव जो है वो मनाया गया है लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। सलार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में है। तो यहीं पे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया। कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सी भाषा है?
तो वो भाषा है हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? तो भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता जो है ये किया गया था डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया गया? अयोध्या में जलाया गया। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो डेजर्ट फेस्टिवल जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा राजस्थान में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़ परिवारों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? वह है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर रितु और नवीन, इन दोनों को, उपयुक्त में से दोनों को। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है जगदीप धनखड़।